नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर जो वाक्य भेद थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि वाक्य भेद हमने अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर दोनों हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो आज हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं आपके हिंदी व्याकरण का ही एक नया टॉपिक, जिसका नाम है अलंकार। तो ये अलंकार हमने पहले भी अपनी क्लास में पढ़े हैं और आज हम इनको रिवाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि अलंकार भी हमारे हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक है जो इससे पहले भी क्लास 9th से पहले भी आपकी सिलेबस में था और क्लास 9th के बाद भी आपके सिलेबस में रहता है। और जब आप हायर स्टडीज में जाते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो उसमें आपको अलंकारों को कहीं ना कहीं आपको अलंकारों को हल करना होता है, यानी कि आपको अलंकारों के भेद बताने होते हैं या फिर आपने अलंकारों को समझना होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर आज अलंकार जो अपना टॉपिक है वो शुरू किया है, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज का सेशन। तो देखिए, अलंकार, तो अलंकार का जो अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था, अलंकार का अर्थ मैंने आपको बताया था आभूषण। अलंकार का क्या अर्थ बताया था मैंने आप लोगों को? आभूषण। ठीक है, आभूषण क्या होता है? आभूषण होता है गहना। ठीक है, गहने जो कि स्त्रियां धारण करती हैं या पुरुष भी धारण करते हैं, बच्चे भी धारण करते हैं। और आपने देखा होगा, जो आप भगवान की या देवी देवताओं की जो तस्वीर देखते हैं, फोटोज देखते हैं, उन पे भी आपने देखा होगा बहुत सारे जो अलंकार हैं, आभूषण हैं, वो चढ़ाए हुए होते हैं। और अगर देखिए, जिस प्रकार ये जो अलंकार हैं, जिस प्रकार ये जो आभूषण है, ये व्यक्ति की सुंदरता को यानी कि स्त्री की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार काव्य में ये जो अलंकार है ये क्या करते हैं? काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो क्या परिभाषा हमारी यहाँ पर बनेगी? बहुत ही सरल, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सी परिभाषा। परिभाषा हमारी बनेगी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, यानी कि जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा कि अलंकारों से किसी भी व्यक्ति की खूबसूरती में, किसी भी व्यक्ति की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। ठीक है, एक होती है नेचुरल ब्यूटी, यानी कि इंसान प्राकृतिक रूप से उसका नैन नक्श, उसका मुंह का जो बनावट है वो कैसा है, कद काठी कैसी है। लेकिन दूसरा, जब वो अलंकारों को धारण कर लेता है, आभूषणों को धारण कर लेता है, तो क्या होता है? ये एक तरह से क्या होता है? सोने पे सुहागा हो जाता है, ये और ज्यादा सुंदर वो हो जाता है। तो उसी पर हमने यहाँ पर परिभाषा क्या बनाई? तो उसी तरह से परिभाषा बनेगी अलंकारों की। अलंकार की परिभाषा, जिन गुण धर्मों द्वारा, जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, जिन गुणधर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उन्हें अलंकार कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कहा? जिन गुणधर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जिन के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये है अलंकार की परिभाषा।
तो यहाँ पे मैंने एक ही सरल से शब्दों में बताया कि जिस प्रकार मनुष्य की शोभा, स्त्री की शोभा होती है आभूषणों से, अलंकारों से, बिल्कुल उसी प्रकार से काव्य की शोभा भी होती है अलंकार से। यानी कि आपने देखा होगा कि कवि क्या करते हैं, किसी भी कविता को अलग अलग तरह से सजाने की कोशिश करते हैं। कहीं पर वो करते हैं कि प्रकृति को वो मानव की तरह दिखा देते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो पुष्प है ये इस तरह से खिल रहा है, नदी इस तरह से बह रही है, हवाएं इस तरह से चल रही है। तो अलग अलग तरह से वो यहाँ पर काव्य को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, काव्य को एक तरह से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और उसी को हमने यहाँ पर अलंकार कहा। तो देखिए अलंकार के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया, जिन गुणधर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ आपको एक तरह से भेद बताऊंगी काव्य अलंकारों के, क्योंकि अलंकार कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वो हम जानेंगे तो उसी में हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अलंकारों के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले अलंकार के भेद। अलंकार के भेद। तो अलंकारों के देखिए कितने अलग अलग, क्योंकि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग तरह के शब्दों को हम उसमें डालते हैं कविता में। तो उन्हीं के आधार पर अलंकारों के यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि देखिए सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले जो साधन है वो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर हमने जो भेद है अलंकारों के वो हमने यहाँ पर बताए कि जो का अलंकारों के भेद होते हैं वो दो दो भेद होते हैं। ठीक है, अलंकारों के मुख्यतः, अब ये देखिए मैंने मुख्यतः क्यों कहा, क्योंकि मैंने कहा अलग अलग तरह से हम काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं? सबसे पहला है आपका शब्दालंकार और दूसरा है आपका अर्था अलंकार। मुख्यतः दो भेद। मुख्यतः क्यों लिखा है वो भी कंफर्म करूंगी कि अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। तो देखिए शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार जा रहा है आपको इससे, क्योंकि ये हमारा रिवीजन चल रहा है तो काफी कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से आती हैं, जो आपने पहले से पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एक तरह से कंफ्यूज होने का कोई चांस नहीं है। तो हमने कहा शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। तो नाम से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि जहां पर काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है या काव्य में शब्दों के द्वारा किसी काव्य को सजाया जाता है उसे शब्दा अलंकार कहते हैं, और जहां काव्य में शब्द के अर्थों के द्वारा काव्य को सजाया जाता है वहां उसे अर्था अलंकार कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम शब्दा अलंकार जो है उसको हम पढ़ लेते हैं। शब्दा अलंकार किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हेडिंग आप डालिए शब्दा अलंकार। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे शब्दा अलंकार। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि क्या कहने की कोशिश की गई है। तो जहां काव्य में शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न किया जाता है या जहां पर काव्य को शब्दों से सजाया जाता है उसे शब्दा अलंकार कहते हैं। तो देखिए शब्दा अलंकार जो है इसको एक बार हम लिख लेते हैं। जब काव्य में शब्दों के माध्यम से
जब काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य यानी कि काव्य को सुंदर बनाया जाता है, काव्य सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। ठीक है, जब काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि की जाती है तब उसे शब्दा अलंकार कहते हैं। उसे शब्दा अलंकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किसी भी काव्य को किससे सजाया जा रहा है, शब्दों के द्वारा सजाया जा रहा है, तो उसे हमने कहा यहाँ पर शब्दा अलंकार है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने आपको बहुत ही पहले भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी मादकता, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। देखिए, ये पूरी पंक्ति मैंने पहले आपको लिखवाई है विद एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छे से मैंने ये आपको कराया है, याद अगर होगा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर वा पाए बोराए। तो देखिए, कनक कनक, अब हमने कहा कि जहां पर काव्य को शब्दों से सजाया जाता है, ठीक है, अब हमने कहा कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर वा खाए, एक तरह से। तो यहाँ पर देखिए, कनक और कनक, कनक में जो आपका एक कनक है उसका अर्थ है आपका धतूरा, ठीक है, और दूसरे का अर्थ है सोना। ठीक है, वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। अब देखिए, एक को खाकर बोराता है और एक को पाकर ही बोरा जाता है, यानी कि अगर किसी के पास बहुत सारा सोना चांदी है, बहुत सारा सामान है, तो वो वैसे ही हमेशा पगलाया हुआ रहता है, टेंशन में रहता है हमेशा कि क्या होगा, कब खो जाएगा, कब कोई चुरा लेगा, क्या होगा, कैसे संभालूं। ठीक है, और जब कभी कोई धतूरा खा लेता है तो वो भी बौरा आ जाता है, वो भी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। तो देखिए, तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। तो देखिए, यहाँ पर हमने कहा ये शब्द अलंकार है, तो आप देख सकते हैं कनक और कनक शब्द एक से अधिक बार लिखा गया है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर से आप देख रहे हैं कि काव्य को सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, शब्दों का प्रयोग किया गया है, और नीचे भी आप देख सकते हैं दो अलग अलग शब्द है। तो ये है एक काव्य को सुंदर बनाने का तरीका। तो अब मैंने शब्दालंकार आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया और बता भी दिया कि शब्दालंकार होता क्या है। ठीक है, शब्दालंकार होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया, और इसके साथ ही एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको और भी बहुत दिया था, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो आगे मैं आपको उसका भी अलग से एग्जाम्पल दूंगी कि वो क्या है। अब देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, च च च च, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो यहाँ पर च च च च एक से अधिक बार आ रहा है, तो हमें पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है, काव्य के सौंदर्य को बढ़ा रहा है। तो इस तरह से जब मैंने यहाँ पर कहा ये है आपका शब्दालंकार, तो शब्दालंकार होता है जहाँ पर काव्य को शब्दों के द्वारा सजाया जाता है। अब यहाँ पर मैंने कहा कनक कनक ते सौगुनी, तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ धतूरा, एक का सोना, यानी कि दोनों के एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, और अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, चारु चंद्र की, च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार,
यानी कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अलग अलग तरह से काव्य को सजाने की कोशिश की गई है। शब्दों के माध्यम से भी अलग अलग तरह से काव्य को सजाने की कोशिश की गई है। कहीं पर दो शब्द एक जैसे लिख दिए तो उनके अर्थ अलग हैं, कहीं पर शब्द अलग हैं लेकिन उनके अर्थ जो है एक से अधिक हैं, और कहीं पर आपका एक शब्द एक से अधिक बार, एक तरह से एक वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है। तो इसी आधार पर शब्दा अलंकार के भी 3 भेद बताए गए हैं। शब्दा अलंकार के भी के 3 भेद होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हमने शब्दालंकार पढ़ा तो उसके भी हमें 3 भेद पता चले। तो यहाँ पर जो आपका पहला भेद है वो है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। आपका दूसरा भेद है यमक अलंकार। और तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। तो यानी कि शब्द अलंकार में भी किसी भी काव्य को सजाने के लिए अलग अलग तरह से शब्दों को तोड़ मरोड़ कर लिखा जाता है। कभी एक से अधिक बार प्रयोग कर दिया जाता है लेकिन अर्थ अलग होते हैं, कभी शब्द तो एक ही बार प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, और कभी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। उसी के आधार पर 3 भागों में बांटा है शब्द अलंकार को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना जो हमारा पहला भेद है अनुप्रास अलंकार, इसको हम पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार, अब देखिए अनुप्रास, ध्यान दीजिएगा, जब काव्य में, एक बार लिख लीजिए उसके बाद बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर क्लियर करूंगी। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति, किसी वर्ण की आवृत्ति, अब देखिए वर्ण क्या होता है, ठीक है, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात वर्ण एक से अधिक बार आता है, ठीक है, एक वर्ण। अब ये वर्ण क्या होता है, ये मैंने आपको अभी जब हमने वाक्य यानी कि वाक्यों के भेद पढ़े थे तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्ण क्लियर किया था कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, यानी कि जो एक तरह से जो हम ध्वनियां जो हमारे मुख से निकलती है, ध्वनि चिन्ह जो होते हैं उनको हम कहते हैं वर्ण, ठीक है। और हिंदी भाषा में आपके टोटल 44 वर्ण है, जिसमें आपके 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है, ठीक है। 11 स्वर कौन से होते हैं? अ आ ई उ ऊ, ठीक है। और आपके व्यंजन क्या होते हैं? क ख ग घ। तो हमने कहा कि एक वर्ण, और ये सब मिलाकर क्या है? वर्ण। क्या है? टोटल 44 वर्ण है, 44 वर्ण है। तो हमने कहा कि एक वर्ण की आवृत्ति, जैसे क वर्ण की आवृत्ति, च वर्ण की आवृत्ति, त वर्ण की आवृत्ति, यानी कि कोई भी जो वर्ण है वो एक पंक्ति में एक से अधिक बार जब आता है तो उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। देखिए, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति, वर्ण यानी कि जैसे ज हो गया, क हो गया, म हो गया, या व हो गया, ठीक है, या ब हो गया, तो जो भी आपका वर्ण है जो एक से अधिक बार आएगा वहां पर आपका हमेशा अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। जब काव्य में
एक से अधिक जो वर्ण की आवृत्ति है वो एक से अधिक बार होती है, अर्थात वर्ण जो है एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, तो क्या लिखेंगे? वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, ध्यान दीजिएगा। और ये अनुप्रास अलंकार है आपका शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर शब्द के माध्यम से काव्य को सजाने की कोशिश की गई है, शब्दों के माध्यम से काव्य को सुंदर बनाने की कोशिश की गई है। यानी कि किसी भी शब्द में जो आपका च है, क है, त है, व है, र है, वो आपका जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने बताया अनुप्रास अलंकार में। अब हम इसका एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण यहाँ पर बताते हैं कि कौन सा जो शब्द है एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मैंने अभी एक सरल सा यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बताया, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन, पतित पावन। अब आप देखिए, कहीं कहीं पर आपको केवल और केवल इतना शब्द लिखा हुआ आ जाता है कि पतित पावन में कौन सा अलंकार है। केवल इतना आपसे पूछा जाता है कि पतित पावन में कौन सा अलंकार है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे कि ये तो पूरा सेंटेंस लिखा ही नहीं है। लेकिन हमने कहा जो ये पतित पावन है, अब देखिए आप कहीं पूरा जब बोलेंगे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तो पतित पावन प वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार ही है। ठीक है, तो देखिए पतित पावन सीताराम, तो अब आपने यहाँ पर क्या देखा? आपने देखा सबसे पहले तो र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। रघुपति राघव राजा राम, देखिए कितनी सुंदर तरीके से इस पंक्ति को लिखा गया है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो देखिए यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति प वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, इसीलिए यह अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, और इससे काव्य क्या हो रहा है? सुंदर बन रहा है, काव्य की सुंदरता बढ़ रही है, काव्य की शोभा बढ़ रही है। एक से अधिक बार एक ही वर्ण का प्रयोग हुआ है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, रघुपति राघव राजा राम, चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसको खुद से लिखेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। तो इस तरह से जो आपका एक से अधिक बार जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, इसके लिए आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और आप अगर आप अपनी हिंदी की बुक खोलेंगे, अगर आप उसमें कोई कविता पढ़ेंगे, तो आपको वहां पर भी बहुत सारे अलंकार मिलेंगे। अभी आप आगे देखेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी तो हमने शब्दालंकार में आपको अलंकार 3 प्रकार के बताए हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार,
श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास आपको लगभग क्लियर हो चुका है। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कालिंदी, कालिंदी, कूल, कदम्ब, कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर पंक्ति है, और क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, ठीक है। और जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वो आप खुद से लिखेंगे। तो यहाँ पर लगभग 2 एग्जाम्पल आप अपनी बुक से लिखेंगे। आपकी जो हिंदी की बुक है, जो आपका काव्य खंड है हिंदी में, उसमें से आप यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर अलंकारों में आप जितने ज्यादा आप उदाहरण पढ़ेंगे, जितने ज्यादा आप उदाहरण करके देखेंगे, तो आपको तभी ये अलंकार जो है अच्छे से कंठस्थ हो पाएंगे, अच्छे से आप इन्हें समझ पाओगे। क्योंकि अलंकार, जैसे कि मैंने आपको बताया, केवल आपकी स्कूल लेवल तक ही नहीं, जब आप हायर स्टडीज में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, अगर उसमें हिंदी सब्जेक्ट अगर आपका आता है, तो उसमें आपको अलंकार जो है जरूर पढ़ने होते हैं। तो ये आप यहाँ पर 2 एग्जाम्पल जरूर लिखें इसमें। तो ये इस तरह से हमारा अनुप्रास अलंकार कंप्लीट हुआ। 3 मैंने आपको लिखवा दिए, 1 मैंने आपको बताया भी है। तो लगभग 1 तो आप खुद से ही जरूर लिखें अपनी पाठ्य पुस्तिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार के बाद मैंने आपको बताया था यमक अलंकार। और देखिए सभी अलंकारों की अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, तभी अब देखिए इसको शब्द अलंकार में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये तीनों ही अलंकार जो है काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं। पहला क्या कर रहा है, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार कर रहा है। अब यमक अलंकार क्या करता है वो हम देखते हैं कि यमक अलंकार जो है किसे कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा है यमक अलंकार। यमक अलंकार पहले लिख लीजिए, उसके बाद इसको समझेंगे। जब काव्य में कोई शब्द, जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार, जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए, और उनके अर्थ अलग अलग हो, जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। अभी अभी मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था, अगर आपको याद होगा, अभी एक एग्जाम्पल जस्ट जब मैंने यहाँ पर शब्द अलंकार बताए हैं, और तभी मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें मैंने कहा कि ये क्या है, एक शब्द, देखिए वर्ण नहीं, अब वर्ण और शब्द में अंतर है। ठीक है, वर्ण और शब्द में अंतर है, और जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही थी वो है आपका अनुप्रास अलंकार। अब यहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है, पर दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, तो यमक अलंकार के लिए मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताया था। क्या था एग्जाम्पल, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर, वा खाए बोराए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है कि कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। इसको आप खुद से लिखेंगे यहाँ पर एक जो इसका एग्जाम्पल है।
और एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर लिखवाती हूँ, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा कि एक शब्द की आवृत्ति जहां एक से अधिक बार होती है पर दोनों का शब्द जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। काली घटा का घमंड घटा, अब कौन बताएगा दोनों घटा घटा शब्द का क्या अर्थ होता है? काली घटा का घमंड घटा, काली घटा यानी कि घटा का अर्थ होता है बादल, ठीक है, काली घटा यानी कि काले बादल का घमंड घटा, घटा यानी कि कम होना, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल तो मैंने बताया ही है, कनक कनकते सौगुनी, तो उसको भी आप यहाँ पर लिखेंगे। और एक और एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी इसी का, रति रति, रति रति शोभा, रति रति शोभा सब रति के शरीर की, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रति शब्द है उसका जो प्रयोग है वो एक से अधिक बार हुआ है, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो यहाँ पर जो आपका एक रति शब्द है, ये जो आपका रति शब्द है, रति रति शोभा रति के शरीर की, रति, रति का क्या अर्थ होता है? कहते हैं ना हम रति, रत्ती भर यानी कि थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा, ठीक है। रति का अर्थ है तनिक, और रति यहाँ पर जो है वो है कामदेव की पत्नी। तो उनकी जो एक तरह से उनके एक शरीर की शोभा जो है, जो वो उनकी सुंदरता जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो दो तरह के रति शब्द यहाँ पर लिखे हैं, देखिए, रति रति शोभा सब रति के शरीर की, अर्थात तनिक तनिक सारी, और एक तरह से तनिक तनिक यानी कि थोड़ा थोड़ा, और रति अर्थात जो उनकी पत्नी है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर काव्य को सजाने की कोशिश की गई है। तो दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, बाकी के एग्जाम्पल आप यहाँ पर कम से कम दो एग्जाम्पल, जिसमें से एक मैंने आपको बताया हुआ है और एक एग्जाम्पल आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर अलंकारों से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये टॉपिक है वो स्टार्ट किया है। तो आप घर पर एक बार करें और जो अभी तक पढ़ाया है उसको घर पर एक बार पढ़े, बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।